नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। स्वागत है आपका टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ संपन्न। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सम्मेलन को बताया हिंदी का महाकुंभ। सम्मेलन को हिंदी के लिए वैश्विक नेटवर्क का मंच बनने की जताई उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को करेंगे संबोधित। मजबूती, प्रभाव, प्रभुत्व विषय वाले शिखर सम्मेलन में 40 सत्रों में 200 से अधिक बिजनेस लीडर रखेंगे अपनी बात। संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को मार गिराए जाने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। बीजिंग के साथ संचार के रास्ते और बातचीत के द्वार खुले रखने पर दिया जोर। दक्षिण अफ्रीका से आए चीतों के मध्य प्रदेश के कूनों में बढ़ेगा चीतों का कुनबा। 12 चीतों का दूसरा जत्था 18 फरवरी को पहुंचेगा भारत। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज से। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है मैच। बढ़त को और मजबूत करने पर होगी भारत की नजर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 7:40 पर दिल्ली के होटल ताज पैलेस में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 की थीम है मजबूती, प्रभाव, प्रभुत्व। ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 17 और 18 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। इस वैश्विक व्यापारिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी हर साल द टाइम्स ग्रुप करता है। ये सम्मेलन ऐसे विचारकों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और कॉरपोरेट प्रमुखों को एक साझे मंच पर साथ लाएगा जो प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का समाधान प्रदान करना चाहते हैं। इस शिखर सम्मेलन में 40 सत्रों में 200 से अधिक बिजनेस लीडर अपनी बात रखेंगे। सांसद खेल महाकुंभ संपन्न हो गए हैं। सांसद खेल महाकुंभ के समापन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ग्रामीण अंचलों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें निखारने की जरूरत है। सरकार इस दिशा में अनेक प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए पूरी तरह तत्पर उनकी सरकार ने वर्ष 2014 के बाद से खेल मंत्रालय के बजट को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। लोकसभा स्तर पर इस तरह की प्रतियोगिताएं स्थानीय प्रतिभाओं को तो निखारती ही है, साथ ही पूरे क्षेत्र के खिलाड़ियों के मोरल को भी बूस्ट करती है। आप देखिए, इससे पहले जब गोरखपुर में खेल महाकुंभ हुआ था तो उसमें करीब 18-20 हजार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस बार ये संख्या बढ़कर करीब 24-25 हजार हो गई है। इनमें से करीब 9,000 तो मेरी बेटियां हैं। आप में से हजारों की संख्या में ऐसे युवा हैं जो किसी छोटे गांव से आए हैं। त्रिपुरा में विधानसभा की 60 सीटों पर मतदान गुरुवार को संपन्न हो गया है। राज्य में 81% से ज्यादा मतदान की खबर है। इसके साथ ही 259 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव काफी हद तक हिंसा मुक्त रहे। ब्रू प्रवासी मतदाता कई वर्षों में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम हुए। अस्थायी मतदान प्रतिशत लगभग 80% दर्ज किया गया। अंतिम मतदान के आंकड़े आज पता चल जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार पुनर्मतदान की मांग को लेकर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं त्रिपुरा से अपने सहयोगी अमरेंद्र का। अमरेंद्र, कल तक अस्थायी रूप से मतदान प्रतिशत 80 के आसपास रहा। क्या आज आपको कोई जानकारी है कि इस बार त्रिपुरा का मतदान कितना प्रतिशत रहेगा? और चूंकि आप त्रिपुरा के मतदान को ग्राउंड लेवल पर आप एनालिसिस कर रहे हैं पूरे मतदान प्रक्रिया को,
नरेंद्र, देखिए 1967 से त्रिपुरा राज्य में विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। ये 13वीं विधानसभा के लिए मतदान था और बहुत ही उत्साह और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आयोग ने इस मतदान को संपन्न कराया। कल रात तक के जो आंकड़े थे वो 81% के आसपास तक आंकड़े थे, जो परसेंटेज थी। उसके अलावा जो सुबह मेरी चुनाव आयोग से बात हुई तो अभी जो आंकड़ा आ रहा है 87.66%। हालांकि ये फाइनल आंकड़ा नहीं है। चुनाव आयोग अभी 2 घंटे बाद इसकी एक पूरी सूची जारी करेगा कि कितनी फाइनल परसेंटेज है और कहां कहां ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज हुई है। इन 8 जिलों की जो अभी तक की जो परसेंटेज है सुबह 9 बजे तक की 87.6%। हालांकि मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने जो इस बार का टारगेट लिया था वो 90+ का टारगेट लिया था। पिछली बार भी जो है 89%, 2018 में चुनाव हुए थे वो 89% था, लेकिन अभी 87.66 का आंकड़ा चुनाव आयोग ने बताया है। अभी फाइनल जो डिक्लेरेशन होना है वो 12 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यहाँ के मुख्य राज्य के निर्वाचन अधिकारी हैं गिट्टे किरण कुमार दिनकर राव वो करने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे राज्य को अगर मैंने जितना डीपली इलेक्शन कवरेज के दौरान देखा, सबसे अच्छी बात है कि पूरे राज्य में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। 5-6 हिंसा की घटनाएं जरूर हुई छोटी छोटी, जिसमें सीपीएम के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ मारपीट की घटना हुई है। इसके अलावा 2-4 बूथ पे जाके लड़ाई झगड़े की घटना हुई है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कड़े निर्देश देते हुए जो बीजेपी और कांग्रेस की जो पार्टीज हैं उन्होंने चुनाव वाले दिन अपने ट्विटर हैंडल से जो वोट के लिए अपील की थी उस पर भी नोटिस जारी किया। तो चुनाव आयोग ने काफी सख्त तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराया और बहुत उत्साह। हमने लगभग त्रिपुरा की 8 जिले हैं त्रिपुरा में, उन 8 जिलों में लगभग सभी मतदान सेंटर्स पे गए। बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखा गया। जो फर्स्ट टाइम यूथ थे उनसे हमारी बातचीत हुई, वो भी जो वोट कर रहे थे वो बदलाव के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, सबके अलग अलग मुद्दे थे। 80% जो बुजुर्ग थे, जो 80% एज से ज्यादा के बुजुर्ग थे जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी, वो लोग भी एक बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे थे। चुनाव की जो तैयारियां थी वो भी काफी फुल तरीके से की गई थी। 3 लेयर में सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया था। कहीं भी सेंटर्स पे किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर और फोन दिए गए थे। इसके अलावा जो 31,000 मतदान कर्मी लगाए गए थे उनकी एक बी टीम कल रात से जब इलेक्शन खत्म हुआ है तब से इस राजधानी अगरतला में एक पोलिंग रिसीविंग सेंटर बनाया गया है जो ईवीएम और वीवीपैट लेकर वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। अभी वहां पे काउंटिंग चल रही है और उसके बाद उसको रजिस्टर करके स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा जिसको 2 तारीख को खोला जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर चुनाव की बात करूं तो बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र, ये जानकारी साझा करने के लिए। ये त्रिपुरा से हमारे संवाददाता अमरेंद्र। फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन शुक्रवार को संपन्न हो गया है। 3 दिन तक चले इस सम्मेलन के समापन समारोह में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलकर हिंदी और इसके प्रभाव के बारे में बताया। सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, विश्व हिंदी सम्मेलन एक महाकुंभ की तरह है। सभी को लगता है कि हिंदी का एक महाकुंभ है जहां पूरी दुनिया से हिंदी प्रेमी आए। यह हिंदी के विषय में एक वैश्विक नेटवर्क का मंच बनेगा। उन्होंने आगे कहा, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि किस तरह से हिंदी वैश्विक भाषा बने और इस तरह का सम्मेलन एक ऐसा मंच बने जहां हिंदी से प्यार करने वाले लोग आपस में जुड़ सकें। जयशंकर ने यह भी बताया कि फिजी सरकार ने फिजी में हिंदी के साथ साथ तमिल व अन्य भाषाओं की शिक्षा भी शुरू करने पर सहमति दे दी है। आईसीसीआर के प्रयास से 31 देश के हिंदी विद्वान हमारे बीच आज बैठे और ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत की ओर से हम यहाँ जो सांस्कृतिक मुद्दे जो हैं इसमें हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे बल दें, इसका विकास कैसे हो। और मैंने उनको आश्वासन दिया कि खासकर जो टीचिंग जो है, हिंदी टीचिंग, तमिल टीचिंग और कुछ और भी भाषाएं जहां भी यहाँ डिमांड हो, हम अपनी ओर से ये पूरे करने के लिए तैयार हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में इसको हम रूपरेखा दे पाएंगे। भारत और जापान आज से जापान के शिगा प्रांत के कैप इमाजू में अपनी सेनाओं में रणनीति और तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास
एक्सरसाइज धर्म गार्जन के चौथे संस्करण की शुरुआत करेंगे। विशेष रूप से भिन्न भिन्न देशों के साथ भारत द्वारा किए जाने वाले सैन्य अभ्यासों की श्रृंखला में एक्सरसाइज धर्म गार्जन जापान के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह अभ्यास दोनों देशों द्वारा पिछले महीने जापान के टोक्यो के पास हयाकुरी एयरबेस में वीर गार्जन 2023 नाम से अपना दूसरा संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास करने के कुछ दिनों बाद आयोजित किया जा रहा है। एक्सरसाइज धर्म गार्जन अभ्यास 2 मार्च तक चलेगा। महाराष्ट्र की शिवसेना के 2 गुटों के बीच चल रहे राजनीति के बीच आज सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच विधानसभा अध्यक्ष के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले पर अपनी फैसला सुनाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान शिंदे गुट की ओर से शीर्ष अदालत के 2016 में नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर मामले की दलील दी गई। शिंदे गुट के वकील ने कहा, डिप्टी स्पीकर किसी विधायक को अयोग्य नहीं ठहरा सकते। हालांकि उद्धव गुट ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला रेबिया केस के तहत नहीं आता है, बल्कि यह संविधान के 212 अनुच्छेद के तहत मामला बनता है। शीर्ष अदालत ने कहा, यह एक कठिन संवैधानिक मुद्दा है क्योंकि दोनों स्थितियों के परिणामों का राजनीति पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। सेना ने जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर अन्य रैंक अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के लिए संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संशोधित भर्ती प्रक्रिया के मुताबिक भर्ती से पहले कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी CEE आयोजित किया जाएगा। जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए अधिसूचना अपलोड कर दी गई है। आवेदनों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 16 फरवरी से शुरू होकर 15 मार्च 2023 तक खुले हैं, जहां उम्मीदवार अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक मानदंड और योग्यता आवश्यकताओं के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा। दूसरे चरण में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को संबंधित सेना भर्ती कार्यालय द्वारा तय किए गए स्थान पर भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा, जहां वे शारीरिक परीक्षण से गुजरेंगे। अंतिम चरण में चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 17 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 के बीच पूरे देश में करीब 175 से 180 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करने की योजना है। भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा अभिनव प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो पायलटों को खराब मौसम से निपटने में मदद करेगा और बेस स्टेशन के साथ निर्बाध संचार भी प्रदान करेगा। परियोजना में शामिल वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा कि वायु लिंक नामक इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसके जरिए सिग्नल खराब होने की सूरत में रेडियो से संचार भेजा जा सकता है। वायुसेना ने एरो इंडिया 2023 में इंडिया पवेलियन में अपने प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी देने के लिए वायु लिंक गैलरी बनाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के देई में स्थित बाबा श्याम मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और ध्वज स्थापना कार्यक्रम में भी शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ने बाबा श्याम की कृपा से देश की प्रगति और देशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। इस पर उन्होंने बाबा श्याम मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी किया। जब आध्यात्मिक और धर्म के प्रति हमारी आस्था है और हमारा समाज सदियों से धर्म आस्था पर चला है, ये धर्म आस्था हमारे जीवन के अंदर हमको जीवन जीने की कला बताती है, जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाने का रास्ता बताती है और हमारे हाथ दर्शन भी देते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीतों का दूसरा जत्था दक्षिण अफ्रीका से 18 फरवरी को पहुंचेगा। भारत में चीतों को बसाने की योजना के तहत इससे पहले फरवरी में नामीबिया से 8 चीते KNP में लाए गए थे। भारत में 12 चीतों में जिसमें 7 नर और 5 मादा शामिल हैं। दूसरा जत्था दक्षिण अफ्रीका से 18 फरवरी को पहुंचेगा।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इन सभी को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान KNP में लाया जाएगा। इससे पहले भारत में चीतों को बसाने की योजना पिछले साल सितंबर में नामीबिया से 8 चीते KNP में लाए गए थे। वन्यजीव महानिदेशक DG SP यादव ने बताया कि कूनो नेशनल पार्क में लाए गए सभी चीतों ने अपने परिवेश को अच्छी तरह से अपनाया है। आज रात करीब 8 बजे इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर जो कार्गो एयरक्राफ्ट है वो OR टैम्बो एयरपोर्ट जो जोहानसबर्ग में है वहाँ से टेक ऑफ करेगा और ये 18 तारीख को सुबह 10 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पे लैंड करने की इसकी संभावना है। ये दूरी करीब 10 घंटे की जो दूरी है वो 10 घंटे में ये फ्लाइट ये दूरी तय करेगा। टॉप न्यूज में फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आपके सांसद की इस कड़ी में मिलते हैं सांसद प्रदीप चौधरी से और पड़ताल करते हैं इस क्षेत्र में हुए विकास की। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के विषय को लेकर के काम किया है, महिलाओं के विषय को लेकर के काम किया है, व्यापारियों के, नौजवानों के विषय को लेकर, और इसमें बजट जो एलोकेट किया है उससे निश्चित रूप से किसान आगे बढ़ेगा। आप अपनी उपलब्धता जनता के बीच में कैसे कराते हैं? शामली और करना क्षेत्र के बीच में लगातार लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की वहाँ बैठ करके समस्याओं को सुनता हूँ, उनका निराकरण करने का काम करता रहता हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब एक नजर डालते हैं टॉप 10 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और 21 फरवरी को राज्य विधानसभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार की निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है। अब तक 10 करोड़ से अधिक लोगों ने डिजिटल माध्यम से चिकित्सा परामर्श लिया। मंत्री ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल ई-संजीवनी के लाभार्थियों में 57% महिलाएं और लगभग 12% वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी मंत्रालय की एक डिजिटल स्वास्थ्य पहल है जिसमें 2 प्रकार की टेली परामर्श सेवाएं ई-संजीवनी और ई-संजीवनी OPD दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट को अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की निगरानी में जांच की मांग करने वाले कांग्रेस नेता की एक नई याचिका पर सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से इलाहाबाद, मुंबई, मद्रास और दिल्ली के उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 20 अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की अनुशंसा की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश को समर्पित 24 घंटे प्रसारित होने वाले दूरदर्शन समाचार चैनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। टाटा स्टील ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह से त्रिपुरा के अगरतला तक 960 टन स्टील TMT बार का पहला मल्टी मॉडल शिपमेंट सफलतापूर्वक पूरा किया, जो एक सस्टेनेबल भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हल्दिया बंदरगाह से बार्ज MV बलकर को 8 जनवरी 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। असम में जोरहाट जिले के एक बाजार में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 150 दुकानें जलकर खाक हो गई। जोरहाट शहर में स्थित चौक बाजार में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 25 गाड़ियां लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गुजरात विधानसभा जल्द ही कागज रहित डिजिटल विधानसभा बन जाएगी। 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधायकों को इस उद्देश्य से जल्द ही टैबलेट दिए जाएंगे। लोकसभा सचिवालय और गुजरात विधानसभा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह कार्यशाला कल संपन्न हुई। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 के मसौदे पर अन्य मंत्रालयों और राज्यों से सुझाव लिए जा रहे हैं।
उन्होंने देश में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का चयन करने के लिए एक प्रतियोगिता के शुभारंभ और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई वेबसाइट के लॉन्च के बाद यहां मीडिया से बातचीत के दौरान यह बात कही। रेड्डी ने कहा कि भारत दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और पर्यटन क्षेत्र में विभिन्न सूचकांकों पर बढ़ा है। और गार्डन ऑफ 5 सेंसेज सैद उल अजैब दिल्ली में आयोजित होने वाले वार्षिक उद्यान पर्यटन उत्सव का 35वां संस्करण आज से शुरू होगा। यह उत्सव 19 फरवरी तक चलेगा। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। एक संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को मार गिराए जाने के मद्देनजर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीजिंग के साथ संचार के खुले रास्ते की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने प्रशासन की शुरुआत से कहा है कि हम चीन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं चाहते। हम एक नए शीत युद्ध की तलाश नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं और हम प्रतिस्पर्धा करेंगे। हम जिम्मेदारी से उस प्रतियोगिता का प्रबंधन करेंगे ताकि यह संघर्ष में नहीं पड़ता है। अमेरिका हवाई क्षेत्र में एक चीनी निगरानी गुब्बारे को मार गिराए जाने के बाद बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा, यह घटना हमारे राजनयिकों और हमारे सैन्य पेशेवरों के बीच संचार की खुली लाइनें बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करती है। हमारे राजनयिक आगे भी जुड़ेंगे और मैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संपर्क में रहूंगा। मैं पिछले कई हफ्तों से हमारे खुफिया राजनयिक और सैन्य पेशेवरों के काम के लिए आभारी हूं, जिन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि दुनिया में हम सबसे सक्षम हैं। चीन की उपेक्षा में अमेरिकी सांसदों ने अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में पुनः पुष्टि करने वाला विधेयक पेश किया। ओरेगन के सीनेटर जेफ मर्कले ने एक प्रेस बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 2 सीनेटरों ने भारत के अभिन्न अंग के रूप में अरुणाचल प्रदेश की अमेरिका की मान्यता की पुष्टि करते हुए एक द्विदलीय सीनेट प्रस्ताव पेश किया। 6 वर्षों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पूरी क्षेत्र में भारत और चीन के बीच संघर्ष के बाद आने वाले द्विदलीय सीनेट प्रस्ताव को पेश करने के लिए मर्केले ने सीनेटर बिल हैगर्टी के साथ मिलकर काम किया। यह प्रस्ताव स्पष्ट करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अरुणाचल प्रदेश के भारतीय राज्य को भारत गणराज्य के हिस्से के रूप में देखता है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की खबरों पर। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तहत 26 कंपनियों के साथ समझौते किए गए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में ग्लोबल जिंक समिट 2023 में यह जानकारी दी, जहां उन्होंने हितधारकों से भारत में निवेश के अवसरों का लाभ उठाने को कहा। सिंधिया ने कहा, हमने विशेष इस्पात के लिए एक पीएलआई योजना बनाई जिसमें जिंक के साथ इस्पात उत्पाद शामिल है। इस योजना से 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और लगभग 25,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। भारत जिंक का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया के कुल उत्पादन में उसका 6% योगदान है। उन्होंने कहा कि देश में उत्पादित जिंक का 80% इस्तेमाल घरेलू स्तर पर किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विशेष इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2021 में 6,322 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने गुरुवार को विदेशी अंशदान अधिनियम से जुड़े लेन देन को लेकर एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणालियों में जरूरी बदलाव किए। गृह मंत्रालय के भारतीय स्टेट बैंक में विदेशों से भेजे जाने वाले पैसे में विदेशी चंदा देने वालों के बारे में दैनिक आधार पर रिपोर्ट देने के लिए कहे जाने के बाद केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। विदेशी अंशदान अधिनियम एफसीआरए के तहत विदेशी चंदा एसबीआई की नई दिल्ली मुख्य शाखा के एफसीआरए खाते में ही आने चाहिए। एफसीआरए खाते में योगदान सीधे विदेशी बैंकों से स्विफ्ट के माध्यम से और भारतीय मध्यस्थ बैंकों से एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम के माध्यम से प्राप्त होता है। आरबीआई ने एक परिपत्र में कहा कि गृह मंत्रालय की मौजूदा आवश्यकताओं के संदर्भ में दानकर्ता का विवरण जैसे नाम, पता, मूल देश, राशि, मुद्रा और प्रेषण का उद्देश्य इसमें दर्ज करने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद से एफसीआरए से संबंधित नियमों को कड़ा किया गया है। इसके तहत कानून के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने को लेकर लगभग 2000 गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण भी रद्द किए गए हैं।
और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। भारतीय टीम पहला मैच जीतकर श्रृंखला में बढ़त बनाए हुए है और लगातार दूसरा मैच जीतकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अपनी जगह मजबूत करने के इरादे से उतरेगी। वहीं 132 रन और पारी से हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में 3 स्पिनर को शामिल होने की उम्मीद है, जिनको दिल्ली की पिच पर मदद मिलने की उम्मीद है। चेतेश्वर पुजारा का यह 100वां मैच है। स्टार शटलर पीवी सिंधु और एचएस प्रणय ने अपने अपने एकल मैच जीते, जिससे भारत ने गुरुवार को यहां मलेशिया को हराकर एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के ग्रुप टॉपर के रूप में क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्रणय ने अपने अंतिम ग्रुप बी मैच में भारत के लिए जीत के अभियान की शुरुआत की और 1 घंटे 10 मिनट तक चले पुरुष एकल मैच में अपने प्रतिद्वंदी को 18-21, 21-13, 25-23 से हराने से पहले दुनिया के नंबर 4 जी जिजलिया के खिलाफ कड़ा संघर्ष करना पड़ा। इसके विपरीत सिंधु ने महिला एकल में निचली रैंकिंग वाली लिंग चिंग वोंग को 21-13, 21-17 से हराकर भारत को 2-0 की बढ़त दिलाने में केवल 34 मिनट का समय लिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 17 फरवरी से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 17 फरवरी साल 1792 को बुद्धू भगत का जन्म आज के झारखंड में रांची के चारों में हुआ। भगत एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने साल 1832 में लरका विद्रोह का नेतृत्व किया था। बुद्धू भगत एक कुशल संगठनकर्ता भी थे। इन्होंने सिल्ली, चौरैया, पिठौरिया, लोहदरगा और पलामू में लोगों को संगठित किया था। शहीद वीर बुद्धू भगत ने न केवल छोटा नागपुर क्षेत्र को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया, बल्कि ब्रिटिश अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोगों को एकजुट किया और गुरिल्ला युद्ध में उनका नेतृत्व किया। इनकी नेतृत्व क्षमता को देखकर लोग इन्हें देवतुल्य मानते थे। 17 फरवरी साल 1883 में वासुदेव बलवंत फड़के शहीद हुए। स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती दौर में इनका बड़ा योगदान रहा है। इन्हें आदि क्रांतिकारी भी कहा जाता है। फड़के साल 1857 के गदर की विफलता के बाद अल्पायु में ही आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। साल 1879 में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दे दी और अदन जेल भेज दिया, जहां तमाम शारीरिक यातनाएं सहने के बाद ये वीर गति को प्राप्त हुए।